जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके चंद्रा क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो हम लोग का सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र विषय है। जिन लोगों ने भी एमएड या एमए के आधार पर अपना ये शिक्षा शास्त्र विषय से अपना फॉर्म फिल किया हुआ है और जिन लोगों का टारगेट आप लोगों का जिनका 21 अगस्त को री एग्जाम जो होने वाला है उससे संबंधित आपका टारगेट है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम इस सीरीज में देने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम टारगेट सीरीज है। टारगेट सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 10 वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने का कार्य किया है और यह कार्य आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से होगा। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण विशेष सूचना ये है कि अब आपकी क्लासें रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव क्लासें चलेंगी। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, अब कल की डेट से आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चंद्रा क्लासेस पर आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपकी जो लाइव क्लास जो है कितने बजे से होगी। तो एक्सपेक्टेड जो टाइम है, जो संभावित जो टाइम है, वो टाइम आपका शाम को 6:30 बजे का टाइम निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, शाम को 6:30 बजे का निर्धारित किया जा रहा है शाम को। ठीक है, कब? शाम को। ठीक है, शाम को 6:30 बजे जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे, इस क्लास के साथ जुड़ेंगे, उनको बहुत बेहतरीन चीजें जो है कल की डेट में आपकी मिलने वाली है। ठीक है, कल से आपकी लाइव क्लासेस होगी, मतलब कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, कैसे? आपकी जो है ऑनलाइन ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उनके लिए भी लाइव क्लासेस जो है कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते ही आते हैं उन टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिनका टारगेट दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2024 का है, जिनका टारगेट दिसंबर 2024 का है, उनके लिए ऑफलाइन बैचेस चंद्रा क्लासेस में स्टार्ट है, जो कि शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। ठीक है, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे की क्लास आपकी चलती है, जिसमें हम लोग अभी यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो कि एजुकेशनल स्टडीज में सबसे पहले है। एजुकेशनल स्टडीज में जो है आपका इंडियन फिलॉसफी के संदर्भ में हम लोग भारतीय दर्शन की रूपरेखा के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जिन लोगों को भी ये आकर्षक क्लासें करनी हो, वो मेरे साथ जरूर जुड़े चंद्रा क्लासेस में, जो कि आनंद भवन के सामने आपकी है कोचिंग। ठीक है, तो चलिए, आपको ये वीडियो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का ये 11वीं क्लास हम लोग की चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी 75 क्वेश्चन तक हम लोगों ने जो सॉल्व किए थे, उसी के आगे अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और आज हम लोग 90 क्वेश्चन तक चलेंगे। कितने? 90 क्वेश्चन तक चलेंगे, 15 से 90 क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक है, 15 से 90 क्वेश्चन तक चलेंगे, तो टोटल 15 को 75 से 90 क्वेश्चन तक चलेंगे, जिसमें हम लोग कुल मिला के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 75 नहीं 76 से चलेंगे। ठीक, कल 75 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चले हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसकी स्क्रीन को हम बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको देखने में बड़ी आसानी या सहजता होगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आपको जेआरएफ होने के लिए, नेट होने के लिए एक एक क्वेश्चन की कीमत बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है ना? जैसे एक खिलाड़ी जो होता है, जो खेल खेलता है, उसको जिस तरीके से पानी की आवश्यकता, पानी की एक-एक बूंद की कीमत वो समझता है, उसी प्रकार आपको भी समझना चाहिए। जो हमारे भारतीय सैनिक होते हैं, उनसे पानी की अहमियत को समझिए। जो लद्दाख में रहते हैं, लद्दाख में हमारे भाइयों को, जो भाई सैनिक होते हैं, उनसे पानी की कीमत पूछिए। लद्दाख में क्या होता है कि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, तो मेरी मुलाकात ऐसे एक भाई से हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनके जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और वो लोग काफ़ी समय तक तो नहाते नहीं, कई दिनों तक। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी उनको ठंडा रहता है, तो उनको गर्म करके ही पीना पड़ता है। बिना गर्म किए वो लोग पी ही नहीं सकते। तो ऐसे लद्दाख में ऐसे हमारे भाई लोग रहते हैं, उनसे पूछिए कि उनके जीवन यापन उनका कैसा चलता है। ठीक है? तो ये कंडीशन है। तो आप समझिए कि हर एक प्रश्न की कितनी महत्वपूर्ण कंडीशन है आपकी लाइफ में। क्या इम्पोर्टेंस, हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप हमसे पूछिए। हम लोग बताएँगे, जितना भी हो सकता है उतना बताएँगे। किताबें पढ़िए, अच्छी किताबों के राइटर के नाम आपको चाहिए, आप वो पूछिए, आपको अच्छे से अच्छे राइटर के नाम बताएँगे। हिंदी में भी बताएँगे और अंग्रेजी में भी किताबों के नाम बताएँगे, ठीक है? लेकिन बशर्ते आप पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय के 7 प्रकारों में से प्रथम 5 प्रकार कौन से हैं? प्रथम 5 प्रकार कौन से हैं? ठीक है? सबसे पहले सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय की बात करते हैं, तो ये किस दर्शन से संबंधित है? ये जैन दर्शन से संबंधित है। किससे है? जैन दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन की बात करें, तो जैन दर्शन के जो फाउंडर होते हैं, उनके फाउंडर का नाम बहुत से लोग महावीर स्वामी का नाम बताते हैं, जो कि महावीर स्वामी नहीं है, ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं आपके। इसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कभी भी आप किसी के साथ भी, मेरे साथ जुड़े या किसी भी यूट्यूब क्लास के साथ आप जुड़ते हैं, आप उसके की पॉइंट ज़रूर बनाया करिए, जो कि आपके यही जो है क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो भी नोट्स आप बनाते हैं, वही आपको एग्ज़ाम में सफलता के लिए 4 कदम आपसे और लोगों से आगे लेकर जाते हैं। जो लोग केवल थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ के नोट्स बना के पढ़ते हैं, उनसे 2 या 4 कदम आगे अगर आपको निकलना है, तो आप जब प्रश्नों को सॉल्व करें, तो उससे संबंधित छोटे-छोटे नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है? तो चलिए, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम 5 बताने हैं, तो उससे पहले शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हैं, उससे संबंधित हम लोग डिस्कस करते हैं। शॉर्ट नोट्स, ठीक है? शॉर्ट नोट्स आपके बनाए हैं जो। चलिए, देखते हैं क्या है। देखिए, सप्तभंगी नय की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, सप्तभंगी नय मतलब कह रहा है जैन दर्शन के सप्तभंगी नय के, सप्तभंगी के 7 प्रकार है। ठीक है? सप्तभंगी, सप्तभंगी जिसको, सप्तभंगी को हम लोग नय बोलते हैं। नय, जिसको नयवाद भी जानते हैं, नय दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले क्या कह रहा? सबसे पहला पॉइंट कह रहा स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति का मतलब है, मतलब भावात्मक मत है आपका। दूसरा कह रहा कि स्यात्, दूसरा आपसे क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा स्यात् नास्ति। क्या कह रहा? दूसरा आपसे कह रहा स्यात् नास्ति, मतलब कि नहीं है। पहला कह रहा कि स्यात् अस्ति मतलब है, दूसरा कह स्यात् नास्ति मतलब नहीं है, मतलब अभावात्मक मत है आपका। तीसरा आपसे कह रहा कि स्यात् अस्ति चा नास्ति। देखिए, अब पहले और दूसरे वाले को जोड़ दिया है। कह रहा स्यात् अस्ति चा नास्ति चा, मतलब स्यात् अस्ति चा नास्ति चा, मतलब है और नहीं है, दोनों कंडीशन बता रहा है। फिर कह रहा है कि स्यात् अव्यक्तम। स्यात् अव्यक्तम का मतलब होता है कहा नहीं जा सकता। ठीक है? इसके बारे में कि जिसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जैन दर्शन से संबंधित ना, कोडिंग करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया। ठीक है? फिर पांचवा कह रहा है कि स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च। ठीक है? कह रहा है कि है किंतु कहा
नहीं जा सकता है, लेकिन किंतु कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये भी है। कह रहा है कि स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, यहां पर देखिए फिर कह रहा है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब क्या रहा कि है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। मतलब जब इसकी जो कहानी है सप्तभंगी नय की जो है, इसमें जो है आप किताबों में जब आप पढ़ते हैं तो किताबों में आपको एक हाथी के रूप में दिया जाता है कि एक हाथी होता है और उसको एक कई लोग जो है अपने अपने तरीके से स्पर्श करते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन है अपने अपने तरीके से छूते हैं और हाथी की व्याख्या करते हैं। कोई कहता है कि हाथी जो है सूंड सूंड उसकी पकड़ता है तो मोटी रस्सी के समान बजाता है, कोई उनके पैर पकड़ता है तो कहता है खंबे जैसा होता है। तो ये सब तरीके से कहते हैं। सप्तभंगी नय को अगर समझना है तो आप कह सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं कि किताबों में मिलता होगा कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी को लोग जो है अनेक प्रकारों से प्रतिबिंबित करते हैं। या हम कह सकते हैं अपने आसपास की ओर हम देखें तो हमारी जो घर में एक स्त्री होती है वो हमारी माँ होती है, हमारे लिए हमारी माँ होती है, हमारे पिता के लिए हमारी क्या होती है, हमारे पिता के लिए पत्नी होती है, हमारे नाना के लिए बेटी होती है, हमारे मामा के लिए बहन होती है। तो उसका भी संबंध, मतलब एक ही वस्तु का संबंध, एक ही चीज का को कई नजरिए से देखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है सप्तभंगी नय की बात कही। अब चलते हम अपने प्रश्न की तरफ। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं तो प्रश्न में आपको दिखाई देगा, ठीक है, सब अपने प्रश्न में दिखाई देगा आपको, ठीक है, सप्तभंगी नय अब अपने प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होगा। सबसे पहले ये कह रहा है ना, पेन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि किसी तरह एस और पी स्यात् अस्ति है। स्यात् अस्ति है मतलब ये पहला वाला होगा, पहला वाला जहां जहां सब जगह पहला वाला है। फिर दूसरा कह रहा है स्यात् दूसरा क्या कह रहा है आपसे, कहा गया ये स्यात् नास्ति, दूसरे नंबर पे भी है। भाई दूसरे नंबर पे सब है, केवल ये नहीं है, इसको काट दो आप। चलो काट दिया हमने। फिर कह रहा है आपसे, फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है किसी तरह एस पी है और और नहीं भी, मतलब स्यात् अस्ति च नास्ति च, मतलब तीसरा भी है पॉइंट, तीसरा भी पॉइंट सही है। 1 2 3 सही है, मतलब 1 2 3 लगातार यहाँ आ रहा, नहीं आ रहा, काट दो। 1 2 3 लगातार आ रहा, हाँ भाई यही तो प्रश्न का उत्तर है, बाकी और सब तो कट गए, मतलब ये 3 हो गए। फिर इसके बाद चौथा कह रहा है, चौथा नहीं पांचवा आएगा, कह रहा है कि ये आपका स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च। ठीक, चौथे नंबर पे ये आएगा पांचवा, तो ये जो है ये अंतिम में आएगा और ये आएगा आपका स्यात् अव्यक्तम। स्यात् अव्यक्तम पहले आएगा और आपका स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च के बारे में ये बात कही गई है। तो इस अब ये सोचिए प्रश्नों के स्तर को बहुत और भी आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे बौद्ध दर्शन में जाएंगे, द्वादश निदान के बारे में जो बात कही गई है, जो दुख की 12 कड़ियां बताई गई हैं, उन 12 कड़ियों से संबंधित भी मैंने यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कराया है, हल कराया है। इसलिए मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप इन सब के पॉइंट्स को भी नोट करिएगा। अभी तक एग्जाम जो लोग देते थे इतने डीप में नहीं पढ़ते थे, लेकिन जिस तरीके से एनटीए वालों का मोड चलता चला जा रहा है, प्रश्नों का इस कठिनाई स्तर जितना आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही ये जो है और जो है रोचक होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी नेट जो है, एनटीए यूजीसी नेट जो है बहुत जल्द जो है नेट में भी माइनस मार्किंग करने वाला है। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी इतने पहले से ही घुमावदार, इतने अप्लाइड मोड में होते हैं कि इसको निगेटिव मार्किंग करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसी वजह से निगेटिव मार्किंग होने की संभावना जो है, मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं करेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग ना होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे आपके। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि बी वाला आपका करेक्ट है। चलिए अब प्रश्न नंबर
76 के बाद 77 में हम चलते हैं। 77 में, ठीक, इसको पहले थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के आकार को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीति प्रतिपादन हेतु निम्न को अनुक्रम में व्यवस्थित करें। कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया ना। चलिए, कह रहा 77 हम लोग देख रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है आपसे प्रश्न क्या कह रहा है 77 में, कह रहा है कि नीति प्रतिपादन हेतु निम्नलिखित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इनटू द सीक्वेंस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्धारण के लिए आपके कौन सी चीजें हैं नीति निर्धारण के लिए, तो उनसे संबंधित हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, नीति से संबंधित तो सबसे पहले आपको नीति संबंधी नियम जो कायदे कानून है उसको पता होगा, तब आप अपने प्रश्नों को ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको भी हम नोट्स से इसका भी हम लोग यूज करेंगे कि नोट्स में क्या आपका दिया हुआ है। जब आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा पूरा का पूरा आपको। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि सीक्वेंस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है आपका। सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला जो है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। दूसरा कह रहा है कि नीड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्यों के अनुसार आवश्यकता आकलन। किसके? उद्देश्यों के अनुसार आवश्यकता का आकलन। पहला क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा आवश्यकता का आकलन होना चाहिए, तीसरे में कह रहा है विषय एवं लक्ष्य क्षेत्रों को अंतिम रूप देना। अब देखिए, कह रहा है क्या, कह रहा है कि फाइनलेशन ऑफ थेम्स एंड टारगेट। ठीक है, थेम्स एंड टारगेट। ठीक है, फिर उसके क्या कह रहा है कि टारगेट सेटिंग बेस्ड ऑन ट्रेंड प्रोजेक्टिव, मतलब प्रवृत्ति प्रक्षेपण। कह रहा प्रवृत्ति प्रक्षेपण पर आधारित लक्ष्य निर्धारित करना है आपका। और आपसे जो लास्ट वाला आपसे कह रहा है, कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ पब्लिकेशन, मतलब प्रकाशन की तैयारी करना। ठीक है, अगर शॉर्ट वे में अगर आप लोग ट्रिक को अपनाना चाहते हैं, OATPRPY। ठीक है, ओ कह रहे OAT, क्या होगा OATPRPY, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कौन सा होगा आपका। ठीक है, हमने क्या बताया था, हमने बताया था OATPR और PY, इस नियम को फॉलो कर लेंगे तो आपका बड़े आराम से आ जाएगा OATPRPY। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है उद्देश्यों के अनुसार आवश्यकता का आकलन। आवश्यकता का आकलन, कह रहा है नीड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि प्रवृत्ति पर जो है लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स है आपके, लक्ष्य निर्धारित करना, ये नहीं है आपका। ठीक, फिर तीसरा आपसे क्या कह रहा है, विषय एवं लक्ष्य
विषय एवं लक्ष्य क्षेत्रों को अंतिम रूप देने की बात कह रहा है। और फिर चौथा कह रहा है राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण। तो राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण जो है चौथे नंबर सबसे पहले नंबर पर आएगा। एक ये है, दूसरा आपका ये है, मतलब सी और डी ऑप्शन है, बाकी ऊपर के ए वाले और बी वाले आपके कट गए। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, ठीक, क्या कह रहा है आपसे, ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं पूरा। फिर दूसरे में क्या आता है, ए असेसमेंट आता है। असेसमेंट का मतलब पहला वाला आएगा आपका, तो पहला वाला फिर आ गया, ठीक, पहला वाला इन दोनों में कौन है, ये है सी वाले में, तो सी वाले को आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है आपका, कह रहा है कि विषय एवं लक्ष्य को क्या करना है, अंतिम रूप देना, ठीक है। क्या करना है, विषय एवं लक्ष्य को अंतिम रूप देना, मतलब यहां से टारगेट पकड़ लिया आपने, ठीक है, यहां से टारगेट पकड़ लिया, यहां से आपने असेसमेंट पकड़ लिया है आपने, और यहां से आपने क्या पकड़ा है, चौथे वाले में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपने पकड़ लिए, मतलब इसमें पहले वाले में ऑब्जेक्टिव्स पकड़ लिया है, फिर असेसमेंट पकड़ लिया है, फिर टारगेट आपने पकड़ लिया है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, नंबर 2, 2 पे आपके क्या कह रहा, प्रोजेक्ट, पीआर का मतलब प्रोजेक्ट पकड़ लिया है। और नंबर 5 पर जो है आपका क्या आता है, पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन आता है, पीवाई पब्लिकेशन, पीयू कर दीजिए इसको, पीवाई की जगह पीयू कर दीजिए, ठीक है, पीयू। तो ऐसे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे और आपको पर्टिकुलर वे में, अगर आप जहां पर स्टडी करते हैं उस स्टडी रूम में एक वॉल वॉल में चिपकाने वाला एक कागज आता होगा, तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स को जब आप लिख के रखे रहोगे अपने सामने, तो आपको बड़ी आसानी होगी एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे तरीकों को आप अपनाइए जिससे आपका एग्जाम और बेहतर से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 78 की तरफ, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन तो और भी इजी है, ठीक है, 78 नंबर और भी इजी है, ठीक है। 78 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मैंने नहीं भाई, गैने, क्या गैने हो गए यहाँ पर, गैने द्वारा दिए गए अधिगम, अधिगम के निम्नलिखित प्रकारों को सोपानीकृत कीजिए। अब अधिगम के सोपानीकृत करना है। अब देखिए इसके तरीके को भी हमने बता रखा है, पहले चलते हैं अपने ट्रिक को पकड़ते हैं, फिर इसके बाद बात को समझते हैं आगे, ठीक है। अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं हम लोग, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए ये है आपका, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिए गैगने का अधिगम सोपानी सिद्धांत, ठीक है, गैगने का अधिगम सोपान की सिद्धांत सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले आती है, सबसे पहले नहीं, नंबर 8 पर लिखा है ना, तो नंबर 8 पर ये आपका आएगा, तो सबसे पहले यहां पर नीचे चलते हम लोग, ठीक। सबसे पहले साइन लर्निंग आती है, क्या आती है, साइन लर्निंग आती है, ये आप ऐसे पकड़ लो। फिर दूसरा आता है स्टिमुलस रिस्पांस, उद्दीपक अनुक्रिया आता है, ठीक है, क्या आता है, उद्दीपक अनुक्रिया आता है। फिर तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम आता है। चौथा क्या आता है, शाब्दिक साहचर्य आता है आपका। फिर पांचवा आपका बहुविभेदक मल्टी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आता है। फिर आपके 6 नंबर पे संप्रत्यय अधिगम आता है, और 7वें नंबर पे नियम आता है, और 8वें नंबर पे समस्या समाधान आता है। बात ये होती है इसको याद कैसे किया, याद करने के दो तरीके, कैसे, दो तरीके। एक तरीका तो आप शॉर्ट वे में ऐसे बना लो, क्या, एस एस सी वी डी सी आर पी। अब एस एस सी का मतलब क्या हुआ, ये पहला रहा स्टिमुलस, पहला क्या रहा, सॉरी, सिग्नल हुआ, दूसरा स्टिमुलस हुआ, तीसरा आपका चयन हो गया, चौथा आपका वर्बल हो गया, ठीक है, चौथा आपका
वर्बल हो गया, पांचवा आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया आपका, छठवा आपका कंसेप्ट हो गया और आठवां आपका रूल हो गया और 9 नंबर आपकी प्रॉब्लम हो गई। या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, एस एस सी, फिर इसके बाद वी डी सी, फिर आरपी, क्या एस एस सी, वी डी सी और आपका आरपी, क्या आरपी, वीडीसी। अब इसको याद करने का दूसरा तरीका गुरु, तो दूसरा तरीका ये है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मान लो किसी की क्लासरूम में, आपको मान लो कहीं पे भी आप कोई लड़का हो या लड़की हो, वो क्लासरूम में एंटर करता है, सबसे पहले वो क्लासरूम में जाते ही मान देखता है कि कौन सी सीट पर बैठनी है, तो वो जाता है सबसे पहले जिसके साथ आई कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ, आंखों से आंख मिली, आई कांटेक्ट हुआ, तो वहां पे वो जाके बैठ गए। सबसे पहले क्या हुआ, संकेत, आंखों से क्या हुआ, संकेत हुआ। जब संकेत हुआ तो उसमें स्टिमुलस रिस्पांस हुआ, भाई जैसे ही क्लासरूम में आए तो संकेत हुआ कहीं ना कहीं कि यहाँ बैठ जाओ आके, तो उन्होंने स्टिमुलस, पहले उन्होंने देखा स्टिमुलस का रिस्पांस किया, तो पहले में संकेत हुआ, दूसरे में स्टिमुलस रिस्पांस हो गया। जब स्टिमुलस रिस्पांस हुआ तो उन लोगों में क्या हुआ, चैन बन गई, बॉन्डिंग हो गई, चैन बन गया। तो पहले में क्या हुआ था, संकेत हो गया, साइन हो गया, दूसरे में स्टिमुलस रिस्पांस हो गया, तीसरे में चैन बन गया। अब भाई तीन बातें तो क्लियर हो गई, ठीक। फिर जब भाई कोई अगर चैन बनने के बाद बगल में बैठेगा तो जाहिर सी बात है बात होगी, तो उसको बोलते हैं शाब्दिक सहचर्य, वर्बल क्या होता है, एसोसिएशन, क्या होता है, वर्बल एसोसिएशन होता है। भाई बात भी हुई, अब बात के बाद क्या होगा, बात के बाद होगा मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, क्या होगा, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन होगा, बात क्या होगा, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। भाई देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लासरूम में जैसे एंटर किया तो आई कांटेक्ट हुआ, संकेत हुआ, साइन हो गया, फिर रिस्पांस हुआ कि हाँ भाई आ जाओ इधर बैठ जाओ यहाँ पे, तो बैठ गए। फिर इसके क्या हुआ, दोनों में बॉन्डिंग हुई, चैन बन गया। अब चैन बन गई तो दोनों में बातें शुरू हो गई, एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलना शुरू हो गया, कहानी शुरू हो गई। जब कहानी शुरू हुई तो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविभेदन, कि उसके अंदर आप एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अरे तुम्हारे अंदर क्या कमियां, मतलब तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसा पहनते हो, रंग, मतलब तमाम तरीके की बातें होती, बहुविभेदन होता है। जब बहुविभेदन हो जाता है कि तो वहां पे क्या होता है, कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट ये होता है कि भाई लिमिटेशन रखनी है, ज्यादा जो है आगे नहीं बढ़ना है, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है। पहले में विभेदन के बारे में जान लिया कि भाई उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां थी, कितनी कितनी चीजें हैं, तो हमने कंसेप्ट तैयार किया एक दूसरे से, एक क्राइटेरिया तैयार किया। जब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई वो जो है इस नेचर का व्यक्ति है, या इस नेचर की गर्ल्स है, या इस नेचर का बॉय है, तो ये हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोगों ने एक लिमिटेशन लगा दी, रूल बना दिया कि भाई इतने से इतने समय तक, इतने से इतने तक की हम लोग की क्लोजनेस रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, बढ़े तो काम खत्म, काम 35 खत्म सब। तो ये क्या हुआ, आपका रूल या प्रिंसिपल लर्निंग आ गया। जब यहाँ पर आ गई बात तब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट स्टेज होता है। तो आपको याद रखना है दो तरीके से, या तो एस एस सी वी आर वीआरसी और आरपी याद रखना, क्या एस एस सी वीडीसी या आरपी आपको याद रखना। या फिर आपको याद रखना है कि जैसे आप क्लासरूम में पहुंचे, आपने आई कांटेक्ट हुआ, संकेत हो गया, साइन हो गया, दूसरे में स्टिमुलस रिस्पांस हो गया, तीसरे में चैन बन गई, जाके आप बैठ गए, जैसे ही बैठा आपने बातें शुरू हो गई, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन होने के बाद डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भाई डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन बाद डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बाद कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई ये इंसान कैसा है, क्लियर हो गया। फिर आप क्या आता है, रूल, अब क्या है, नियम कायदे कानून सिद्धांत बनेंगे, रूल बन गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई सब चीजों की। तो ऐसे इन दो तरीकों से आप याद कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए
कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक और कमेंट जरूर करा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी क्लास नहीं, जितनी भी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती कमेंट करके बताइए कि आपको क्यों क्लास में कोई कमी रह गई है। ठीक है, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम उसमें सुधार कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सोपान को व्यवस्थित कीजिए, तो आप बताइए सबसे पहले क्या होगी, साइन लर्निंग। साइन लर्निंग है, आप देखो साइन लर्निंग है भाई, साइन लर्निंग है नहीं, क्या है, साइन लर्निंग है नहीं। सबसे पहले आप देखो सबसे लास्ट कौन सा है, क्या है, कंसेप्ट। एक तो कंसेप्ट पकड़ लो आप, दूसरा है प्रिंसिपल पकड़ लो आप, ठीक है, ये चैन पकड़ लो आप, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग पकड़ लीजिए आप, और वर्बल एसोसिएशन शाब्दिक सहचर पकड़ लो आप। ये कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या जाएगा, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, नंबर 1 पर ये आएगा, श्रृंखला बनानी है, चैन। भाई हुआ आई कांटेक्ट हुआ नहीं, मतलब कि संकेत इसमें दिया नहीं है, स्टिमुलस रिस्पांस दिया नहीं है, तो आता है उसके बाद क्या, चैन लर्निंग। चाहे तो आप इसको याद रखो, एस एस टी वी डी सी और आर पी। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेशन करके अगर पकड़ लोगे तब भी आपका सवाल सॉल्व हो जाना है। तो अब देखिए साइन है नहीं, स्टिमुलस रिस्पांस है नहीं, चैन है, चैन को पकड़ लिया। चैन के बाद क्या आता है, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद क्या आता है, नंबर 5, नंबर 5 को रखो 2 नंबर पे, नंबर 5 पे आया 2 नंबर पे। फिर इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका आता है नंबर 3 पर, डिस्क्रिमिनेशन नंबर 3 पर डाल दो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नंबर 3 पे, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नंबर 3 पे। फिर कंसेप्ट, कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट आ गया नंबर 4 पे, क्या आया, ये आया नंबर 4 पे आपका आ गया। ठीक है, क्लियर, कंसेप्ट आपका नंबर 4 पे आ गया। अब क्या आता है, रूल। ठीक है, रूल या प्रिंसिपल, रूल या प्रिंसिपल आपका ये आता है आपका नंबर 5 पर। ठीक है, रूल या प्रिंसिपल नंबर 5 पे आता है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में, इन तरीकों के माध्यम से आप अपने एग्जाम में अपने प्रश्नों को अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, देख लीजिए, सी वाला आपका ऑप्शन क्लियर होगा। कि देखिए आपका, देखिए यहां पर नंबर 1, नंबर 2, 5 नंबर पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर है। अब आप स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं कि आपके आंसर जो है किस तरीके से हमने मिलाए हैं। ठीक है, आप एक बार संतुष्ट हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए ये क्लियर हो गया, तो चलते हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हम बात करेंगे कि इसकी बात कि वर्तमान में अगर इसकी बात करेंगे नैक की, तो नैक की स्थापना के बारे में भी बात करेंगे कि नैक की स्थापना कब होती है। ठीक है, ये नैक से संबंधित है। हाँ, ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को उनके गठन के प्रारंभिक नवीनतम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कीजिए, तो चलिए सबसे पहले व्यवस्थित करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नैक की बात करते हैं। नैक की स्थापना कब होती है, अब आप बताइए, 1900 क्या है, 1994। ठीक है, नैक की बात करेंगे तो नैक की स्थापना कब होती है, 1994 में होती है। वहीं हम बात करते हैं किसकी, एनसीटीई की बात, तो एनसीटीई की स्थापना कब होती है आपकी, मैंने बता रखा है 1993। बहुत लोग बताते हैं 1993 में हुआ था, लेकिन वैधानिक मान्यता इसको 1995 में मिलती है। कब मिलती है, 1995। यूजीसी की स्थापना, यूजीसी की स्थापना जो 1956 में मिलती है। एनसीईआरटी की बात करते हैं कि किसकी, एनसीईआरटी की बात करते हैं तो आपका कब आता है, 1961 आता है आपका। ठीक है, और एनआईईपीए की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना क्या होती है, इसकी स्थापना 1900
62 में होती है, ठीक, 1962 में होती है। अब इसके आधार पे अपने आप जो है इसके स्टेप्स को आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है, इसके स्टेप्स को आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर कौन जाएगा, कालक्रम के अनुसार नंबर 1, नहीं सॉरी, नंबर 1 नहीं, नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, 4 और नंबर 5, ठीक है, क्लियर है। देखिए नंबर 3, 3 एक आया, 3 कहां पर है सबसे पहले, ये सी वाले ऑप्शन में ही केवल नंबर 3 है, बाकी और जगह नंबर 3 नहीं है आपका, क्लियर, नंबर 3 बाकी और जगह आपका नहीं है। तो पहला देखिए 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। कौन सा था, 79, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ठीक है, चला जा रहा है उसके आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 है आपके स्क्रीन पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए, क्या कह रहा है, क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए अनीता हैरी, कौन है, अनीता हैरी, ये देखिए क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए अनीता हैरी द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों के पहले 5 स्तरों को क्रमबद्ध कीजिए। अब देखिए, अब ये लोग कहेंगे भाई ये तो सिलेबस हमने कहीं देखा ही नहीं था, लेकिन वो तो इतना डीप पूछ रहे हैं कि बच्चे तो हैरान है कि हम टॉपिक लाएं तो कहां से लाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोग का रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है, ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले कह रहा है कि पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि प्रतिवर्त गति, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रतिवर्त गति आपसे कह रहा है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है भौतिक योग्यताएं, ठीक है। तो याद रखिए नंबर 1 पर, नंबर 1 पर आपका आता है प्रतिवर्त, प्रतिवर्त गति आती है आपकी, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पर मौलिक क्या आती है, मौलिक गति आती है, ठीक। नंबर 3, नंबर 3 पर अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 पर आपका आता है प्रत्यक्ष परक योग्यताएं, क्या आती है, प्रत्यक्ष परक योग्यताएं, ठीक है, प्रत्यक्ष परक योग्यताएं, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर 1 पर आपका ये आ गया, ठीक, नंबर 2 पर ये आपका ये आ गया आपका, फिर नंबर 3 पर आपका ये आ गया, मतलब कि 1, 5 और 3, 1 5 3, 1 5 3 तो यहीं पर आ रहा है, ठीक। फिर नंबर 4 पे अगर हम लगाएंगे, नंबर 4 पे आपकी भौतिक क्या आएगी, भौतिक योग्यताएं आएंगी, ठीक। और नंबर 5 पे अगर हम बात करेंगे, नंबर 5 पे आपका क्या आएगा, कौशल, कौशल पूर्ण गति, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अनीता हैरी द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों के 5 स्तर जो है क्रमबद्ध है, जिसमें सबसे पहले कह रहा कि प्रतिवर्त गति है, दूसरा आपका मौलिक गति है, तीसरा आपका प्रत्यक्ष परक योग्यताएं हैं, चौथा भौतिक योग्यताएं हैं और पांचवा कौशल पूर्ण गति है आपका, क्लियर, ये है आपका
ठीक है, ये है आपका, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और आपका आंसर जो करेक्ट है उसको हमने बता दिया है आपको। चले 81 नंबर की तरफ। ठीक है, 81। 81 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है गुणात्मक शोध में आंकड़ा विश्लेषण के चरणों का क्रम बताइए। कह रहा कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ डाटा एनालिसिस स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। जब क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें जो है डाटा एनालिसिस के क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले हम आंकड़ा का लिपिकरण मतलब डाटा ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आंकड़ा का लिपिकरण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, डाटा को जब कभी लेते हैं तो डाटा को देखते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन की क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर दो कहां पर, पहले नंबर 1 यहीं पर है, मतलब ए वाला आपका आंसर करेक्ट हो। क्लियर। फिर इसके क्या आता है, नंबर 4 पे क्या करेंगे, कह रहे आंकड़ा आधारित व्याख्या। आंकड़ा भाई, पहले आंकड़ा लिपिकरण करेंगे, फिर आंकड़ा आधारित क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर क्या करें, पाठ को खंडों में विभाजित करना। जब उसको व्याख्या कर लिया, व्याख्या करने के बाद हम उसको खंडों में विभाजित कर देंगे। फिर कह रहा है कि कूट के साथ जो है घटकों पर लेबल लगाना रहता है। लेबल लगा दिया हमने, लेबल लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, कूट को शीर्षकों में समाहित करना होता है आपका। तो ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आप जो है लिख लीजिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा आप। अगर जो लोग नहीं लिखेंगे वो लोग अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बताइए। जस्ट सेकंड, मैं कुछ और भी क्वालिटीज देख सकता हूं। नहीं, सही है। चलिए, सही है ना, सबके सब क्वेश्चन आपके एकदम डिट्टो एकदम सही है, तो ये आपका करेक्ट हो गया आपका। अब चलते 82 की तरफ। 82 भाई, तो अब आपको रट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी जवान पर रटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए भाई। ठीक है, कह रहे फ्लेंडर के अंतःक्रिया श्रेणी व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित मौखिक व्यवहारों, क्या कह रहा, मौखिक व्यवहारों को उनकी कूटीबद्ध के लिए क्रम में लगाइए। सबसे पहले कह रहा व्याख्यान पूछना, फिर दूसरा कह रहा प्रश्न पूछना, निर्देश देना, शिष्यों के विचारों का उपयोग करना और स्वीकार करना, प्रशंसा करना या हतोत्साहित करना। लेकिन इससे पहले अगर इसके ग्राफ को आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। चलिए ग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, जिन लोगों ने अपने सिलेबस को पढ़ा है उनके लिए भी यह प्रश्न है, जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो भी यहां से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। ठीक है, चंद्रा क्लासेस में जो भी क्लासेस हैं आपकी समस्याओं के समाधान को बड़े गौर से देखा जाएगा। ठीक है, सभी चीजें आपको आएंगी। ठीक है, अब देखिए इस ये आपको बहुत आसानी से ये चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, जो लोग ये क्लास को डेली कंटिन्यू वे में देखते हैं, नो डाउट उन लोगों को बहुत ही एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है इन सभी क्लासों से आपकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है फ्लेंडर संता क्रिया विश्लेषण प्रणाली में 10 कैटेगरीज जो है उसमें क्या होता है, शिक्षक कथन होता है। ठीक है, शिक्षक कथन होता है, छात्र कथन होता है और मौन या विभ्रांति होती है। शिक्षक कथन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट जो है छात्र प्रमुख होते हैं, डायरेक्ट में शिक्षक प्रमुख होते हैं। जिसमें सबसे पहले एक्सेप्ट फीलिंग होती है, छात्र प्रमुख है, मतलब विचार को स्वीकार किया जाता है, प्रोत्साहन या प्रशंसा करी जाती है,
के विचारों का उपयोग किया जाता है, फिर चौथे नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो मतलब कह सकते हैं एक्सेप्ट करते हैं पहले फीलिंग, ठीक है, फिर प्रेस करते हैं, प्रेस के बाद आइडियाज यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। मतलब APIQ क्या है, APIQ याद रखिए, APIQ होता है। फिर दूसरा कह रहा है कि व्याख्यान देना और क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन मतलब लेक्चरिंग। फिर आपका क्या आता है, LDJ जज होता है, ठीक है, LDJ होता है, क्या होता है, LDJ होता है आपका। फिर आपका पीपल टॉक रिस्पांस होता है, पीपल टॉक इनिशिएशन होता है आपका, फिर साइलेंस आपका होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं हम कहां पर, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे तो वहां हम लोगों को चीजें जो है मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। अपने प्रश्न की तरफ हम चलेंगे तो अपने प्रश्न की तरफ हमको चीजें वहां आसानी से मिल जाएंगी। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब प्रश्न पूछने में, अब देखिए इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले व्याख्यान देना होता है क्या, भाई बताओ। सबसे पहले व्याख्यान देना, क्या व्याख्यान देना कितने नंबर पर होता है। सबसे पहले व्याख्यान देने की बात करेंगे, व्याख्यान देना तो 5 नंबर पर होता है। प्रश्न पूछना आपका 4 नंबर पर होता है, ठीक है, 5 और 4 पर होता है। अब और बताइए, ठीक है, नंबर अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से तो नंबर 1 पर आपका क्या आएगा। पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपका क्या आता है, पहले नंबर पे हम लोगों ने बात करी थी विचारों को स्वीकार करना। क्या करना था, विचारों को स्वीकार करना होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, विचारों को स्वीकार करने के बाद प्रशंसा करनी है। तो विचारों को स्वीकार करना कहीं है, नहीं है, प्रशंसा करनी है, हाँ प्रशंसा करनी, नंबर 1 पर आएगा। मतलब कि 5 नंबर जो है नंबर 1 पर जाएगा, कितने पर, 5 नंबर जो है 5 नंबर 1 पर जाएगा। तो 1 पर कौन जा रहा है, ये जा रहा है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही। आपके एग्जाम में केवल एक ही बार लगाना है और आपका आंसर आपके सामने मौजूद रहेगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं है, बस आगे झट से आगे चले जाना है। ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा लगाना है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को व्याख्या कर रहे हैं तो हमको पूरे के पूरे प्रश्नों को हल करना होगा। फिर चौथे नंबर, भाई हमने नंबर 1 पे बताया क्या, नंबर 1 पे याद रखो विचार स्वीकृति है, नंबर 1 पे विचार स्वीकृति है, नंबर 2 पे प्रोत्साहन है, नंबर 3 पे क्या है, सोचो सोचो सोचो, नंबर 3 पे क्या है, छात्र के विचारों का उपयोग करना है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब कभी टीचर क्लासरूम में जाता है तो क्लासरूम में जाते ही जाते बच्चों से कहता है कि चलो बताओ, अपने विचार बताओ इस टॉपिक पे। तो बच्चे क्या करते हैं, जो उनको जानना, जो जो उनको मालूम होता है वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो टीचर क्या करते हैं, विचार को स्वीकार कर, विचार को स्वीकार किया, फिर उनको प्रोत्साहित किया, नहीं बहुत शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हो, बताओ बताओ और बताओ। तो बच्चा और बताता है। अब पहला तो क्या हुआ, विचार स्वीकृति, दूसरा प्रशंसा हुआ, तीसरा क्या हुआ, छात्र जो है छात्र के विचारों का उपयोग करके कहीं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तुम भी दो। तो ऐसे छात्र विचार उपयोग हो गया, छात्र विचारों का उपयोग किया, फिर उनसे प्रश्न पूछ लिया। जब प्रश्न पूछा तो प्रश्न में बालक फंस गया, जब बालक फंस गया तो अब टीचर टाइट हुआ, अरे अब आगे मेरी बारी। अब टीचर बताएगा कि चलो मैं बताता हूं इस प्रश्न का उत्तर, तुमको नहीं आया ना, अब मैं बताता हूं, यहां से मेरी कहानी शुरू। तो अब टीचर क्या करता है, 5वें नंबर पे अपने प्रश्न उनकी व्याख्या करना शुरू कर देता है। व्याख्या करते करते उनको दिशा निर्देश देता है। दिशा निर्देश देने के बाद वो क्या करता है, वहां पर क्रिटिसाइज करता है, मतलब आलोचना करता है और सही चीजों को बताता है। क्लियर, डाउट क्लियर। तो यहाँ पर ये टीचर के पूरे काम है। सबसे पहले विचार स्वीकार किया, फिर दूसरे प्रोत्साहन दिया, तीसरे पे विचारों का उपयोग किया, चौथे पे प्रश्न पूछा, पांचवें पर व्याख्या दिया और छठवें पे क्या किया, छठवें पे निर्देशन दिया, गाइडेंस किया है, ठीक है। और 5, 6 और 7वें पे क्या किया, बोलो बोलो बोलो, 7वें पे किया है आलोचना एवं अधिकार प्रदर्शन। आलोचना किया और अधिकार प्रदर्शन दिखा दिया कि देखो
आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है, उसमें थोड़ा मोड़ा आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आपको याद कर लेना है अपने एग्जाम में। तो अपने एग्जाम में जब आप याद करोगे तो सबसे पहले प्रशंसा कर ली, फिर शिष्यों के विचारों का उपयोग कर लिया हमने, फिर इसके बाद प्रश्न पूछ लिया हमने, प्रश्न पूछने के बाद जो है व्याख्या दिया हमने, व्याख्या देने के बाद क्या किया, निर्देश दिया हमने। ठीक है, तो निर्देश देना कितने नंबर पे है, 6 नंबर पर है आपके। ठीक है, और ये आपका कितने नंबर पे था, ये आपका उसमें जो है 2 नंबर पे था, तो ये आपका 3 नंबर पे था, 1 नंबर वाला तो था ही नहीं। तो ऐसे आप प्रश्न जब हल करोगे, अपने दिमाग में कंसेप्ट को ऐसे बैठा लोगे, तो इस तरीके से आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। चाहे तो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, चाहे आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में भी आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को व्याख्यायित कर ले जाओगे, डिस्क्राइब कर ले जाओगे। ठीक है, चले अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, 83 चलते हैं। 83 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 83 आपसे देखिए क्या कह रहा है। 83 कह रहा है आपसे, अनुदेशनात्मक अभिकल्पन के हेनरिक एवं मोडेला द्वारा दिए गए प्रतिमान के चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रतिमान को व्यवस्थित करने की बात कह रहा है आपसे। ठीक है, तो यहां पर जो है आप जो है इसके जो है क्या करोगे, इसके स्टेप्स को भी लिख लोगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो आपका आता है, नंबर 1 पर आपका आता है एनालिसिस, लिख लेंगे। ठीक, एनालिसिस आता है पहले। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, नंबर 2 पे आपका आता है क्या, स्टेट। ठीक है, एनालिसिस आता है, स्टेट आता है, स्टेट के बाद फिर आपका आता है क्या, इसमें आता है यूटिलाइज आता है, यूटिलाइज आता है। ठीक, यूटिलाइज के बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे, यूटिलाइज के बाद आपका क्या आएगा, रिक्वायर आएगा आपका। ठीक है, रिक्वायर के बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे, नंबर 5 पे आपका क्या आएगा, इवेलुएट। ठीक, इवेलुएट आएगा। मतलब कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण। ठीक, विश्लेषण होता है, स्टेट मिस होता है क्या, बताना। ठीक है, यूटिलाइज मीन्स क्या होता है, उपयोग होगा आपका, उपयोग होता है। रिक्वायर मीन्स होती है आवश्यकता आपकी, आवश्यकता आपकी। और इवेलुएट मीन्स होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, तब आपका ये प्रश्न जो है आपका बन पाएगा आपका। ठीक है, तो इवेलुएट, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस कहां पर है भाई, नंबर 1 एनालिसिस ये है आपका। ठीक है, नंबर 1 एनालिसिस आपका ये 1 नंबर। चौथा नंबर, चौथा नंबर कहीं बन रहा है, बन रहा है, हाँ भाई बन रहा है, ये आप जो है लगा दोगे चौथा। फिर इसके बाद स्टेट आएगा नंबर 2 पर। स्टेट देखिए, स्टेट नंबर 2 पर आपका आया। फिर यूटिलाइज, यूटिलाइज नंबर 3 पर आपका आया आपका। यूटिलाइज के बाद फिर आपका रिक्वायर, रिक्वायर नंबर 4 पर आपका आया। और इवेल्युएशन आपका नंबर 5 पर आता है, इवेल्युएट आपका। ठीक, कितने अभी, हाँ अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर हो गया हम लोग का 83 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में ही है क्वेश्चन, आप हिंदी वाला देखते हैं हम लोग। 84 में सिक्स सिग्मा से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है आप देखेंगे, कह रहा है कि 6 सिग्मा गुणवत्ता पहल प्रबंधन रणनीति के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के सही क्रम का पहचान कीजिए। ठीक है, सही क्रम की पहचान करने की बात ये कह रहा है आपसे। ठीक है, सही क्रम की 6 सिग्मा की पहचान करने की बात कर रहा है। तो 6 सिग्मा से संबंधित आप प्रश्न को अगर आप हल करोगे, तो आपको देखिए आपको की पॉइंट्स सबसे पहले दे दिए जाए, उसके बाद प्रश्नों को हल किया जाए। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है,
आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए आपको मिलता है 84 है ना, 84 पे देखिए 84 में 6 सिग्मा से संबंधित आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए कह रहा है 6 सिग्मा गुणवत्ता पहल प्रबंधन रणनीति के माध्यम से प्रक्रिया का क्रम है। क्या है सबसे पहले कह रहा है समझना है, फिर दूसरा है डाटा कलेक्शन है, तीसरा रूट कॉज है, आपका मूल कारण है, आंकड़ा विश्लेषण है और सुधार है आपका, ठीक है। तो देखिए ग्राहक की अपेक्षाओं को समझना है आपसे, ठीक है। सबसे पहले समझना है, समझने के बाद क्या है एक्सप्लेनिंग करनी है आपकी, मतलब ई आ गया, एक्सप्लेनिंग करनी है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है कलेक्टिंग डाटा है, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को कलेक्ट करना है आपको। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करेंगे मूल कारणों का पता लगाना है, रूट कॉज निकालना है, रूट कॉज, ठीक है। रूट कॉज है आपका, रूट कॉज है। फिर आपका चौथे नंबर पे क्या है आपका डाटा एनालिसिस है। आप क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे डाटा का। डाटा एनालिसिस के बाद इंप्रूवमेंट, क्या करेंगे इंप्रूवमेंट, मतलब EDRAI, क्या है EDRAI है आपका, क्या है आपका EDRAI है आपका, ठीक है। ठीक है क्या है आपका इंग्लिश में अगर देखेंगे, इंग्लिश में आप देख लीजिए सबसे रूट है, इन लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप क्या होता है इसमें करंट प्रोसेस बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस की बात कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था आपका ई बताया था, ईडी, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया था आपसे पहले आपको हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पर क्या है आपका सबसे पहले एक्सप्लेनिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लेनिंग आप पकड़ेंगे तो एक्सप्लेनिंग हो गया आपका। फिर दूसरा आप क्या आता है आपको मैंने बताया था क्या डाटा एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ द करंट प्रोसेसेस, कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट रिलेवेंट, ठीक कर ले कलेक्ट रिलेवेंट डाटा, तो ये डाटा डी हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद बताया था हमने, क्या बताया था आपको रूट, ठीक रूट कॉजेज आर आपका आ गया, EDR आ गया, रूट कॉजेज आ गया आपका, मतलब कि नंबर 1 पर ये आपका आ गया, नंबर 2 पर आपका ये गया, नंबर 3 पर आपका ये आ गया, मतलब 4 नंबर जहां नंबर 1 पर हो ये है एक आपका और ये आपका, तो इन दोनों में से 4 हो गया, 4 के बाद ये आपका कौन सा आएगा नंबर 2, 2 किस पर आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर, तो ये डी वाला आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी वाला आपका आंसर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और नंबर 1 पर रूट कॉज हो गया आपका। फिर नंबर 3 पे जो दिया है ना इनहेंस द करंट प्रोसेस ऑफ अपॉन द डाटा एनालिसिस, ये आपका एनालिसिस आपका आ जाएगा, एनालिसिस आप पकड़ लेंगे आपको। एनालिसिस के बाद नंबर 5 पे कह रहा है कि इंश्योर द सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट, यहाँ पे इंप्रूवमेंट आप पकड़ लेंगे, आई इंप्रूवमेंट पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये 84 आपका क्लियर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपके, ठीक है। तो चलिए तो आज हम लोगों ने कितने 84 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 84 इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने 8 9 या 10 क्वेश्चन को, मतलब 76 77 78 79 80 81 82 83 84 टोटल 9 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये 9 क्वेश्चन है, इसके डिस्क्रिप्शन को भी आप देखिएगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन जो है अपने में 4 से 5 क्वेश्चन को लेकर आ रहा है। हर एक क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास भी लगी है, तो नेक्स्ट कल मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नई ऊर्जा के साथ। लाइव आना मत भूलिएगा आप लोग। कल शाम को संभावना है कि 6:30 बजे से लाइव क्लास से आपकी एजुकेशन की क्लास हो, और उस लाइव क्लास में बेशर्त
बेशक आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा अपने दोस्तों के साथ कि कल चलिए चलते हैं एजुकेशन की एक ऐसी क्लास में जिसमें आपको सबके सब कुछ डायरेक्ट आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेट करके आपको बताया जाएगा, जिसमें आप अगर पढ़े हैं, आपको अगर जानकारी है एजुकेशन की, तब भी आप जुड़िए मेरे साथ। अगर आपको जानकारी नहीं है एजुकेशन की, उसके बावजूद भी आप मेरे साथ जुड़िए। ऐसा कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा कि जो लोग पढ़कर आए हैं, जो लोग नहीं पढ़कर आए हैं, दोनों को एक बहुत अच्छे वे में कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।